हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। यहां पर आप लोगों के लिए भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर है और कुछ कंसेप्चुअल चीज़ है। तो ये आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर से ज़रूर देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए ठीक है। और भी इस तरह से वीडियो और भी बहुत डाला गया है इसमें, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। कहता है कि कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है। तो 82.5 डिग्री पूर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, ठीक है। कहता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का भी है? श्रीलंका का। यानी भारत और श्रीलंका का जो मानक समय सेम ही है, एक ही है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है ना। ओडिशा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से। म्यांमार भारत के साथ लगभग 1643 की किलोमीटर की सीमा साझा करती है। 1643 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। भारत का क्षेत्रफल लगभग यानी लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है किलोमीटर में? 3200 किलोमीटर। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग किलोमीटर में लगभग कितना है? 2900 किलोमीटर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी राजस्थान से भी गुजरता है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 यानी 151,06.7 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। किस देश के साथ भारत की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? बांग्लादेश। भारत में पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। पाक जलदनुपात तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग है स्थित है? श्रीलंका। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? भारत और पाकिस्तान। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव। निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में लिखिए। तो कौन हो जाएगा? देखिए ये है, ठीक है। तो 1 3 2 4 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई और कोचीन। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिक में स्थित स्वचालित स्टेशन। अब चलिए क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है, कौन सा अक्षांश है? ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये है भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश, ठीक है, याद रखिए। कहता है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय, पूर्व में किधर है? पूर्व हुए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तरफ की ओर बताइए तो कोरोमंडल तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान बोलते हैं, ठीक है। पूर्व तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। और कहता है यहाँ देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जबकि कोंकण गुजरात मैदान हो गया, मालाबार तट पश्चिम तट के दक्षिणी भाग है से है, ठीक है। कोंकण हो गया गुजरात मैदान में हो गया और मालाबार तट पश्चिम तट के दक्षिणी भाग से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन
बनाता है? भारत का जो स्थलाकृत मानचित्र है कौन सा संगठन बनाता है? तो यहाँ हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण, याद रखिएगा। कहता है भारतीय मानक समय किस रेखांक पर अपनाया जाता है? ठीक है ना, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री नजर आ जाएगा ईस्ट रेखांक यानी पूर्वी। ठीक है ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटा आगे है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कहीं नहीं मिलेगी? तो श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर। चलिए निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तो पटना सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, पटना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पटना का जो अक्षांश है तो 25 डिग्री 37 मिनट, पंचमढ़ी का 22 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, इलाहाबाद का 25 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, तिरुवनंतपुरम का 28 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ। ठीक है ना, तो ये सभी नॉर्थ में है। ठीक है ना, तो पटना का ज़्यादा है 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ है। ठीक है ना, और सबसे कम हो गया पंचमढ़ी का 22 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ है। इस तरह से चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? दक्षिणी छोर एकदम सबसे नीचे तो क्या बोलते हैं? तो यहाँ निकोबार द्वीप में इसी इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट सबसे निचली पॉइंट इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक है ना, चलिए भारत का धूर दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में इसी इंदिरा पॉइंट है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। भारत की दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अभी बताएं भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा सबसे दूरस्थ इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। ठीक है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना है? 4 गुना। कितना है? 4 गुना। चलिए ये है आपके क्षेत्रफल नज़दीक। चलिए देख लेते इधर। कहता भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। एक अंग था किसका? गोंडवाना लैंड का। जो भारतीय जो उपमहाद्वीप है गोंडवाना लैंड का एक मुख्य अंग था। ये सभी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पैंजिया का विभाजन 2 बृहत स्थल खंडों में हुआ। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा गया। देखिए उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इन दोनों स्थल खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके किसके साथ लगती है? तो यहाँ हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। ये देखिए इस टाइप से अगर है, मान लीजिए अगर मानचित्र हम बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है ना, देखिए इस टाइप से अगर हम बनाते हैं मानचित्र तो चीन इधर से इस टाइप से जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान इधर है, चीन यहाँ पर है, नेपाल भी यहाँ पर है, म्यांमार भी इधर ही होगा, म्यांमार कहीं, ठीक है ना, भूटान इधर ही है। ठीक है ना, तो इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ से सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्व स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाल्व स्टेट भारत और श्रीलंका। ये नंबर यानी पाल स्टेट मतलब वही पाक स्टेट जलडमरू बन। ठीक है ना, पाक जलडमरू मध्य रहेगा। ठीक है ना, तो भारत और श्रीलंका याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो अभी बताए थे श्रीलंका वाला कौन ऑप्शन है? भारत और श्रीलंका। ठीक है ना, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट चलते हैं। कहता भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से साझा करती है?
सबसे कम किस देश से साझा करती है? तो अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान थोड़ा सा पाकिस्तान से दूर है, ठीक है ना, इसलिए दूर है, इसीलिए कम सीमा लगाता है, ठीक है। 106 किलोमीटर उसका लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो नहीं है कि मतलब चेन्नई हो जाएगा, और है तो सब रहेगा, कोचीन, मुंबई, पारादीप, ये भी ये सब प्राकृतिक पोताश्रय है, ठीक है, या प्राकृतिक बंदरगाह है, और मानव निर्मित चेन्नई हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। या कृत्रिम बोल सकते हैं। दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिक में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम, जो दक्षिणी ध्रुव में है, सबसे ऊपर, सॉरी दक्षिणी ध्रुव सबसे नीचे हो, हाँ सबसे नीचे हो जाता है, तो कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो यहाँ होता है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, जो अंटार्कटिक में स्थित है, ठीक है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब कहता है, चलिए कितना है बाबू? 4096.7 किलोमीटर। अब कौन कौन सा जो बांग्लादेश को सीमा को स्पर्श करती है? देखिए भारत के राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है? तो यहाँ हो जाएगा पाकिस्तान, जो उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम बोलने का मतलब है इस टाइप से, है ना, सॉरी, उत्तर पश्चिम बोलने का मतलब इस टाइप से, यहाँ उत्तर हो गया, अब पश्चिम इधर हो गया, तो इसी देश इसी एरिया में है पाकिस्तान, इसी एरिया में है अफगानिस्तान, और इधर हो जाएगा तब पूरब और उत्तर बोल सकता है। पूरब उत्तर को बोलेंगे, इधर चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कहता है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है, जबकि भारत के पूर्वी भाग में बांग्लादेश, बताएं, म्यांमार तथा दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, ठीक है ना। तो बांग्लादेश और म्यांमार, दक्षिण में श्रीलंका, याद रखिएगा। राज्य हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। दक्षिण द्वीप, सॉरी लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? परवाल भित्ति से। तो परवाल भित्ति पूछ देगा तो लक्षद्वीप याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? 9 राज्यों में, ठीक है ना। गुजरात से लेके चलते आना है, और यहाँ पर देखिए इसको हम बता देते हैं, यहाँ गुजरात है, मान लीजिए इस टाइप से आइएगा इधर, ये सभी तटीय प्रदेश है, यानी तटीय स्थान है, ठीक है। तो गुजरात हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, इस टाइप से आइएगा, ये सब सभी तटीय क्षेत्र है। आगे बढ़ जाना है। उड़ीसा भी हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया, इधर उड़ीसा है, इधर उड़ीसा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य, कुल मिला के 9 राज्य हो जाएंगे, ठीक है ना, उड़ीसा तक, याद रखिएगा। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कोरोमंडल तट है जो पश्चिम तट का नहीं है। देखिए मालाबार हो जाएगा गोवा यानी केरल मालाबार में हो गया, कोंकण गुजरात हो गया, काठियावाड़ भी इधर हो गया, कोरोमंडल इधर दक्षिणी तो पश्चिमी तट का भाग नहीं है, पश्चिम, यानी इधर माने अगर हम बताते हैं तो ये गुजरात हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो पश्चिमी एरिया में ई वाली एरिया में हम बताते हैं, तो इधर काठियावाड़, कोंकण तट, मालाबार, ये सब में से कोरोमंडल तट नहीं, इधर कोरोमंडल तट नहीं आ जाता है, ठीक है। पश्चिमी तट में नहीं, वो दक्षिण में कोरोमंडल तट आ जाता है, ठीक है ना। कोरोमंडल तट दक्षिण के लिए हो जाएगा। किसे कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है? एर्नाकुलम को। सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? म्यांमार। नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर में से किस प्रदेश देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। सूरत हो गया, कटक, भोपाल, मैसूर में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो भोपाल, ठीक है ना। कटक हो गया, महानदी पर हो गया, इस तरह से याद रखेगा। कानपुर, पटना, वाराणसी, लखनऊ में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर लखनऊ नहीं है गंगा नदी के तट पर, बाकी सब गंगा नदी के तट पर है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक। सैंडल पीक। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? झारखंड की। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। पटना बिहार की। भोपाल मध्य प्रदेश की। लखनऊ उत्तर प्रदेश की। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? गोवा की। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी? हिमाचल प्रदेश की। पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है? बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल से। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, ये सभी छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात। अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ तथा कोटा में से चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे में से मूला मुठा नदियां के तट पर कौन सा शहर स्थित है? पुणे। भरूच, भोपाल, कोटा तथा नागपुर में से नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? भरूच। बंगलौर, कटक, बद्रीनाथ तथा कोटा में से महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कटक। बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद तथा लखनऊ में से अलकनंदा के नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, नासिक, मथुरा तथा लखनऊ में से गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? नासिक। मथुरा, आगरा, कानपुर तथा कोटा में से गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर। गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप, पुडुचेरी तथा चंडीगढ़ में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी? अमरावती। ठीक है ना। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ है? मैरीना तट बीच। ठीक है। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा हो गया, तीन ओर से पूरा किया हुआ, तो बांग्लादेश की सीमा है। ठीक है ना। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हो जाएगा किन्नौर। किन्नौर। आगे बढ़िए। ये नंबर देवताओं की भूमि के नाम से विख्यात किन्नौर हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। एक मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। संघ राज्य क्षेत्र कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं हैं? नागालैंड के साथ कौन जोड़ता है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर नागालैंड की सीमा जोड़ता है। ठीक है। कहता है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, तो लगी हुई है तो यहाँ हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नागालैंड, असम और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सोवा राज्य कौन सा जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो यहाँ असम है जो म्यांमार से नहीं लगती है। और म्यांमार से लगता है कौन भाई? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी म्यांमार से स्पर्श करती है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। चलिए कौन कौन है भाई? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। फिर से सुनिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्र की अदला बदली की है? तो यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है ना, बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, झारखंड से साझा नहीं करता। देखिए जैसा ऑप्शन होगा उसके अनुसार आप सोच के मार लीजिएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देहरादून उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तक कौन सा एरिया नहीं है? तो देहरादून उत्तर प्रदेश में जोड़ा सही नहीं है। देहरादून अलग हो गया, उत्तर प्रदेश अलग हो गया। ठीक है ना। शिमला हिमाचल प्रदेश ठीक है, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग वहाँ ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में वो भी सही है। चलिए कहता है निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा और अगरतला। त्रिपुरा के अगरतला होवे करता है। सही बात है।
ये राजधानी। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आप दिमाग दौड़ाइए कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी शिमला उत्तर प्रदेश में तो है ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है ना। चलिए नागा और उसकी राजधानी नागालैंड, रांची झारखंड, उत्तरांचल छत्तीसगढ़, बिलासपुर। देखिए डी नंबर यहाँ पर, बी नंबर झारखंड रांची। कौन सी राजधानी सही जोड़ा बताइए? झारखंड के रांची हो जाएगा, ये सही है, बाकी सब गलत है। चलिए ठीक है, ये है आपका सही, याद रखिएगा। भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों? ठीक है ना। क्यों के लिए आंसर है, यहाँ कम वर्षा होता है और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कहता है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? शून्य मील केंद्र के नाम से नागपुर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिम तट पर है? पूर्वी और पश्चिम तट पर है किस राज्य की भूमि? तो यहाँ बताइए किस राज्य की है? पांडिचेरी। चलिए पांडिचेरी व कराईकल तमिलनाडु तट पर पूर्वी तट। ठीक है, यनम आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर, माहे केरल पश्चिमी तट पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और सबसे ज़्यादा बाघ यानी टाइगर, सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सबसे अधिक राजस्थान का क्षेत्रफल। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? बस कहने गया गुजरात, सबसे लंबी समुद्री तट। और आंध्र प्रदेश में 973, और तमिलनाडु में 906, और महाराष्ट्र में 652। चलिए कहता है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो कहने गया, चलिए सबसे लंबी है, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दे दिया। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर गुजरात रहता तो गुजरात में रहता। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? चलिए है ऐसा कुछ, गुजरात है। देखिए गुजरात मारिए। भारत की तट रेखा है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 7500 किलोमीटर तट रेखा है। और स्थलीय सीमा है, बताया जाएगा आगे। ठीक है ना। तटीय रेखा हो गया। देखिए यहाँ हम थोड़ा बता देते हैं कि यहाँ से बता देते हैं कि इस टाइप से मान लिया जाए और इस टाइप से, तो यहाँ से गुजरात से लेके ये रहेगा यहाँ तक, इस टाइप से बंगाल की खाड़ी अरब सागर के हिसाब से इधर तटीय रेखा हो गया, और ऊपर वाला चलेगा इधर सभी स्थलीय सीमा हो गया। नीचे तटीय रेखा, ऊपर स्थलीय सीमा, तो नीचे 7500 हो गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से याद रखिएगा। चलिए आगे रखिए। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप नीचे ही है कहीं, तो देखिए अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर में दक्षिण की ओर ही है। ठीक है ना। देखिए भारत के दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम मान लीजिए इस टाइप से है, तो इधर ही है अरब सागर, इसी में लक्षद्वीप है। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर बंगाल की खाड़ी इधर है। ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। इस द्वीप में 36 द्वीप हैं, याद रखिए कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। इसके पहले भी क्वेश्चन हम कराए हैं, उसमें बता दिए हैं 36 द्वीप हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कावरती हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? अभी बताएं 36, याद रखिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए और क्वेश्चन को लाइक। कहता है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? दोनों को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार को दोनों को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में। ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा तो 3 देशों के साथ लगती है। ठीक है, कौन कौन सा देश है? देखिए को सीमाएं बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। देखिए इधर ही मान लीजिए हम इस टाइप से हम भारत की नक्शा बनाते हैं इस टाइप से। ठीक है ना, तो इधर हो गया, इधर चीन भी है, भूटान भी है और बांग्लादेश भी इधर ही है। ठीक है ना, तो नेपाल भी इधर ही है। ठीक है ना, चीन भी है। तो ये सभी देश से, जिसमें इम्पोर्टेंस है बांग्लादेश, नेपाल,
ठीक है ना, भूटान से लगाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, बी नंबर कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल। पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, तो याद रखिएगा मालाबार तट केरल के तट, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कोकण तट, कोकण तट गुजरात, दमन से गोवा तक। देखिए गोवा है, गुजरात की तरफ को कोकण तट इधर कहते हैं, तो दमन से गोवा तक विस्तृत है। कहाँ से? दमन से गोवा तक, याद रखिएगा। कोकण तट पश्चिम भाग में है, ठीक है ना। कोकण तट भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। कोकण महाराष्ट्र गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ हो जाएगा जवाहर टनल जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, याद रखिएगा। और बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर श्रीनगर मार्ग गुजरता है। वर्तमान में चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, तो सबसे लंबी सड़क सुरंग रहेगा तो चेनानी नासरी हो जाएगा। मिलान करो बाबू, भटकल और एलएफसी काकीनाडा, तूतीकोरन और ये सब है, तो इसको देख लीजिए आंसर ऑप्शन नंबर सी 3142 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए भटकल हो जाएगा कर्नाटक में, भटकल कर्नाटक हो गया, एलएफसी केरल में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरन तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपको मिलाया गया है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तूतीकोरन तमिलनाडु, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, एलएफसी केरल, भटकल कर्नाटक। अब कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? ओ सेवन सिस्टर्स का सदस्य है कौन सा राज्य? देखिए सेवन सिस्टर्स हो गया इधर, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए मेन ऑप्शन और भी है, देखिए उड़ीसा और बिहार था, जिसमें त्रिपुरा होगा, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन सा सेवन सिस्टर्स में याद है। देखिए जैसे मान लिया जाए हम थोड़ा भारत के नक्शा इस टाइप से बनाते हैं, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, ऊपर से आते हुए इधर अरुणाचल प्रदेश होते हुए नीचे चल गया, यहीं पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश भी हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, फिर से बताते हैं। तो 7 राज्य हैं, इसको सेवन सिस्टर बोला जाता है। पहला अरुणाचल प्रदेश, यहीं पर नागालैंड भी है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये सभी सेवन सिस्टर्स में आते हैं, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये सब सेवन सिस्टर्स हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? देखिए समुद्री सीमा नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा राजस्थान का कोई समुद्री सीमा नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्य की सीमा समुद्री से मिलती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सबसे छोटी है? सबसे छोटी हो जाएगा गोवा की, ठीक है ना। देखिए गोवा कहाँ है भाई, तो इस टाइप से अगर बनाते हैं तो इधर गुजरात हो गया, यहाँ गोवा हो गया, मालाबार तट गोवा को ही बोलते हैं, यहीं पर बोलते हैं इसका समुद्री सीमा छोटा है, ठीक है। इधर उड़ीसा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? स्मार्ट सिटी तो कोचीन में स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, कोचीन, ठीक है ना। चलिए इसमें केरल सरकार की भागीदारी 16% और दुबई टेकॉम इन्वेस्टमेंट और संबा की भागीदारी 84% है, ठीक है ना। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य? तो सबरीमाला है जो केरल में स्थित है, तो याद रखिएगा। कहता है सबरीमाला केरल के पटनाथिट्टा जिले में अवस्थित है। सबरीमाला अयप्पा देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द्वीप एक द्वीप है, ठीक है ना। कहता दीव एक द्वीप है, दीव एक द्वीप है, तो कौन इसमें? गुजरात से हटकर, गुजरात से हटकर, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम सर क्रीक है। भारत और पाकिस्तान जिस पर बात विवाद हो रहा है गुजरात के तट से दूर स्थित विवादास्पद तटीय पट्टी पर, उस पट्टी का नाम है सर क्रीक, उस पट्टी का नाम है सर क्रीक, ठीक है। चलिए भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पुदुचेरी हो जाएगा, पुदुचेरी, याद रखिएगा।
चलिए, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो यहाँ हो जाएगा कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन को। अब यहाँ पर है पर्वत, दर्रा एवं झील। अरावली विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? मालवा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री से भी जाना जाता है। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भूजल। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैल चट्टानों की परतों के बीच संचित भौम जल को क्या कहते हैं? जलभर। ठीक है, जलभर। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं अरावली में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। फौसा मैग्ना एक दरारी निम्न भूमि है। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी एवं अन्नामलाई पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में है? कार्डेमम की पहाड़ी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? केरल में। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक की। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है अरावली। गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? तेथिस सागर से। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है तेथिस सागर से हुई है। ठीक है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस पर्वत की पर्वत श्रेणी में आता है? बलित पर्वत के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है सुमेलित सही सुमेलन है शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, धुआंधार प्रपात नर्मदा, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी, गरसोपा प्रपात शरावती। सही सुमेलन है जोग कर्नाटक, पापनासम तमिलनाडु, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंड्रू झारखंड। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? पारसनाथ। पटकाई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? पूर्वांचल। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है। दिहांग, देखिए यहाँ पर खाली स्थान है, इसके लिए दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ठीक है ना, तो दिहांग महाखंड हो गया। नाथुला दर्रा सिक्किम यानी भारत में स्थित है। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? चिल्का झील। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? विंध्य। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली। नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरन में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो नैनीताल। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नेक्स्ट कहता है पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कर्नाटक स्थित जोग पर्वत किस नदी पर है? कावेरी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेमनाड झील। ओवा पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है? मालवा। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? पश्चिमी घाट। क्वेश्चन पर चलिए, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। सॉरी, देखिए यहाँ लिम्नोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, झीलों के अध्ययन के लिम्नोलॉजी कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत झीलों, तालाबों, नदियों और अन्य अर्ध भूमि का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, सर्व विज्ञान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से विषम पद बताइए। इसमें विषम पद कौन हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा बालसोन विषम पद है। ठीक है, कहता है डेल्टा चाप झील और विसर्पण का संबंध मैदानी भागों से, जबकि बालसोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है। देखिए डेल्टा जान ही रहा है, जब पानी जब गिरता है तो डेल्टा बना देगा यहाँ पर। ठीक है ना, चाप झील जहाँ कहीं भी पानी स्टोर हो गया तो झील का निर्माण होता है। अब विसर्प होता है, जैसे जब नदियाँ जाती है तो इस टाइप से विसर्प मैंने सर्प की आकार से पानी जाता है तो इसको बोलते हैं विसर्प। ठीक है, तो मैदानी भागों में फैल जाता है विसर्प के हिसाब से। ठीक है, चलिए और निम्नलिखित में किस स्थल की यूनेस्को की
विश्व विरासत के स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन है यहाँ पर? 7 हैं प्राकृतिक स्थल। वर्तमान में भारत के 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 29 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल है, ठीक है ना, 1 मिश्रित स्थल, 29 सांस्कृतिक स्थल और 7 प्राकृतिक स्थल। ये सब विश्व धरोहर में 7 29 एक याद रखिएगा, 7 प्राकृतिक स्थल है, 29 सांस्कृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। कहता है जो जिला दर्रा किसको जोड़ता है, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा श्रीनगर और लेह को जो जिला दर्रा जोड़ता है, ठीक है ना। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू 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 कुल्लू, तो यहाँ हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार और पीर पंजाल, ठीक है। कहता है कुल्लू घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी गई है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियां पर्वतमाला के बीच स्थित है। कहाँ पर्वतमाला? धौलाधार और पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश सिपकिला, याद रखिएगा। चलिए पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्य को जोड़ता है? पाल घाट, देखिए तो पाल घाट हो जाएगा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में से? पिपली घाट दर्रा, तो अरावली में पिपली घाट दर्रा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहता सूची कीजिए, सूची मिलान करना है बाबू, ठीक है। चिल्का झील तो हो जाएगा उड़ीसा में, ठीक है ना। और पुलिकट झील ऐसे याद रखिए, इसको तो ऑप्शन हम बता देते हैं डायरेक्ट। ए नंबर हो जाएगा 3142, तो यहाँ हो जाएगा 3142। कहता पुलिकट झील तमिलनाडु, पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में, तो याद रखिएगा। चिल्का झील उड़ीसा सब जानता होगा, बुलर झील कश्मीर, बुलर झील कश्मीर, सांभर झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, ठीक है। तो याद रखिएगा, 1 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। पहले पुलिकट झील तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा, बुलर झील कश्मीर, सांभर राजस्थान, सांभर राजस्थान, बुलर झील कश्मीर, चिल्का उड़ीसा, पुलिकट तमिलनाडु, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ आपको मिलाया गया है, देख लीजिए। कहता है किस हिमालयी चोटी को सागर माथा कहते हैं? सागर माथा, सागर माथा के लिए माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं, ठीक है। नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ठीक है ना, हिमालय को। देखिए यहाँ पर हिमालय चोटी नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसको? हिमालय पर्वत की चोटी को, हिमालय पर्वत की श्रृंखला को, ठीक है। हिमालय पर्वत की श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, उसी को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, हो गया। सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सबसे पूरब की चोटी, सबसे पूरब की चोटी नामचा बरवा, नामचा बरवा सबसे पूर्वी चोटी है। इसकी ऊंचाई, सबसे पूर्वी चोटी की ऊंचाई 7756 मीटर है, 7756 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन एक है, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? शिखर है, गॉडविन ऑस्टिन, K2 बोलते हैं इसको, K2 बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन को, K2 सबसे ऊंची शिखर, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। चलिए जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है ना, या 28251 फीट है। जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, K2। भारत में ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा पर्वत श्रृंखला इस का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत श्रृंखला अंग नहीं है? पर्वत का श्रृंखला का अंग नहीं, अरावली बलित पर्वत, सॉरी हाँ अरावली है ना, जो ये दिल्ली से राजस्थान तक है, और ठीक है ना, तो ये है, इसलिए अरावली हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। चलिए ठीक है। कौन कौन है? कुनलून, काराकोरम एवं हिंदुकुश, ये सब हिमालय श्रृंखला का अंग है। कुनलून याद रखिएगा, काराकोरम और हिंदुकुश। निम्नलिखित में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन से? सबसे पुरानी हो जाएगी अरावली, देखिए ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। चलिए क्या था, इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, ठीक है ना। चलिए इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। अरावली का सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, ठीक है।
निम्नलिखित में कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? नहीं है। देखिए ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर अरावली, अरावली हो जाएगा सी। अब देखिए इसके बारे में देखिए, अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, देखिए हो गया। और जबकि रॉकी, हिमालय और एंडीज पर्वत श्रृंखला में मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। कौन? रॉकी, हिमालय, एंडीज, ये सब मोड़दार पर्वत है। और अरावली पर्वत मोड़दार नहीं है, ये अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत सॉरी, निम्न हिमालय और के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवालिक। हिमालय और निम्न हिमालय और शिवालिक। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून या द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ हो जाएगा हिमाद्री। कौन हो जाएगा? हिमाद्री। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को के नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से, कुमायूं हिमालय के नाम से। कहता है सतलज काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड क्षेत्र में विस्तृत है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि इस क्षेत्र के प्रमुख शिखर हैं। नाग, तिवा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? तो यहाँ हो जाएगा निम्न हिमालय में शामिल है, निम्न हिमालय में शामिल है, ठीक है। चलिए और आगे बताते हैं। यह देखिए इसको, नाग, तिबा और महाभारत पर्वतमालाएं निम्न हिमालय में शामिल है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 12,000 से 15,000 फीट है, यानी 3700 से 4,500 मीटर है। इसका क्षेत्र शिवालिक, दक्षिण हिमालय भाग और उत्तर हिमालय भाग आता है। यह पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम तक विस्तृत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को, ठीक है। अब देखिए इसको डिटेल बताते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी से शुरू होकर मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक, मध्य सह्याद्री मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल से लेकर पालघाट दर्रे के बीच तथा दक्षिण सह्याद्री पालघाट दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है, माने विस्तृत है। देखिए उत्तरी सह्याद्री से ताप्ती नदी से शुरू कीजिए, पालघाट दर्रे तक आना है तो उत्तरी सह्याद्री हो गया। मध्य सह्याद्री हो गया, मालप्रभा से शुरू होना था पालघाट दर्रे तक हो गया। दक्षिणी सह्याद्री हो गया, पाल दर्रे से कन्याकुमारी तक हो गया। तो ये सभी है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पश्चिमी घाट है। अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। यह वस्तुतः तिब्बत पठार का एक भाग है। तिब्बत पठार के पश्चिमोत्तर भाग में 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला तांग तांग इलाका है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र तक फैला हुआ है। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल यानी गैप को निम्न में से क्या कहा जाता है? जब गैप हो जाता है तो उसको बोलता है दर्रा। दर्रा मतलब हो गया कि उसको एक रास्ता, इंपॉर्टेंट रास्ता बनाया जाता है तो उसको बोलता है दर्रा, ठीक है ना, ठीक है ना। मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल को दर्रा कहा जाता है। जैसे दोनों ओर से पर्वत है, मान लीजिए इधर पर्वत है, इधर और इधर भी पर्वत है, ठीक है ना, इसके बीच से कोई रास्ता बन गया तो इसी को दर्रा बोल गया, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। उच्चतम सबसे ऊंचा पर्वत चोटी अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी, ठीक है। चलिए याद रखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई आप देखिए, इसको डिटेल बता देते हैं। चलिए प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अन्नाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है, यानी 2,695 मीटर। यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। डोडा बेटा ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2,637 मीटर है। यह नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। अन्नाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? अन्नाईमुड़ी सह्याद्री में स्थित है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर नंगा पर्वत है, ठीक है, नंगा पर्वत।
देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है, आपकी ऊंचाई दिया गया है। नंगा पर्वत का 8126, नंदा देवी 7817, कामेत 7756, कुनलून 7167। इस टाइप से दिया गया है। आप उसको ये देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? भारत में स्थित है तो पीर पंजाल भारत में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। देखिए पर्वत श्रेणी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अरकाना योमा म्यांमार में, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो ये हो जाएगा पंचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी को पंचमढ़ी कहते हैं। लोकटक झील की जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ हो जाएगा मणिपुर। कहाँ? मणिपुर। याद रखिएगा, लोकटक है एक झील है और क्या? लोकटक एक झील है। क्या है? लोकटक एक झील है। ठीक है ना। चलिए, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील, देखिए तो ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। ठीक है ना। यह खारे पानी की झील है लोनार झील। ये बुल्ढाना जिले में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील मानव निर्मित झील है। ठीक है। चलिए, कहता है गोविंद सागर मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। कहाँ है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में। ठीक है। कहता है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है शिव समुद्रम, कावेरी नदी। कहता है जो कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? तो कावेरी नदी। कावेरी नदी हो गया शिव समुद्रम के लिए। याद रखिएगा, बलतोड़ा हिम नदी स्थित है तो काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा हिम नदी स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? किस राज्य में है? सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया भारत का तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है ना। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात उसी को बोलते हैं। सरस्वती नदी पर स्थित है। जो गरसोप्पा सरस्वती नदी पर स्थित है। ठीक है ना। चलिए, और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। जो जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। शरावती नदी पर। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात क्या है? तो गरसोप्पा। ओ सॉरी, तो गरसोप्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरसोप्पा। अब मिट्टी के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। मिट्टी के बारे में, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। दोआब का क्या मतलब होता है? दो नदी के बीच की भूमि। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है तो ऑप्शन नंबर सी अम्लीय होता है। ऊंची क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना अम्लीय होती है। कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर ए केरल और महाराष्ट्र। केरल और महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कौन सा प्रदेश? कैसा प्रदेश में? आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले कटिबंधीय क्षेत्र में। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाली कटिबंधीय क्षेत्र में। कहता है पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? तो समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई। ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? कैसी बनी होती है? तो बी नंबर हो गया तलोचन द्वारा। कहता है कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी। किधर गया बाबू? काली मिट्टी। काली को कछारी मिट्टी बोलते हैं? नहीं। चलिए, उस काली मिट्टी हो गया काली लावा मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? जो किस लिए? चावल के लिए ज़्यादा पानी की मात्रा होती है चावल। ठीक है। कहता है लोनी और पर हो गया, चलो नहीं। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। क्या नाम है? तो कलर। ठीक है ना।
काली को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए कहता है, तो चलिए ठीक है, कहता व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो राजस्थान। कहता है, आगे बताते हैं, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, चट्टान का। किसका, चट्टान का। मृदा की लवणता मापी जाती है, किससे मापी जाती है, चालकता मापी से। चालकता मापी, ये नंबर ऑप्शन। कहता जलवायु, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा की अवधि क्या है, जून से सितंबर। मानसून शब्द का तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलाव। कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर जाती है या आती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में गर्म मौसम, गर्मी की अवधि क्या है, मार्च से मई। भारत में ठंड के मौसम, सर्दी की अवधि क्या है, दिसंबर से फरवरी। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार कहा जाता है, मानसून। भारत में मानसून के लौटने का मौसम, पतझड़ की अवधि क्या है, अक्टूबर से नवंबर। नॉर वेस्टर्न या काल वैसाखी त्वरित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो में प्रमुख है भारत तथा बांग्लादेश में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, मेघालय। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू एवं मैंगो सावर में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती है, पश्चिमी विक्षोभ। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल तथा गुजरात में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है, पंजाब में। पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका क्या कारण है, यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो 35% भाग पर। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए याद रखिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा। कहता भारत का सबसे सूखा भाग है, सबसे सूखा भाग क्या है, पश्चिम राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु मानसूनी है, ठीक है। चलिए भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी, महासागरीय धाराएं। ऑप्शन नंबर बी, महासागरीय धाराएं, ठीक है। चलिए यहाँ कुछ ऑप्शन है, प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश, समुद्र से निकटता, मानसून पवनें, उच्चावच और मिट्टी की प्रकृति, ये सभी इंपॉर्टेंट है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है, कहाँ रहता है, पश्चिमोत्तर भारत पर, पश्चिमोत्तर भारत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हमें बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है, किसके कारण आकर्षित होती है, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के कारण, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा कहाँ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट पर, ठीक है ना। चलिए यानी 65 से 75 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, ठीक है। नीचे गए कुछ मिलाइए, वन और क्षेत्रफल है, तो वन और क्षेत्रफल तो बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 2143 मिला देते हैं, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदा हरित शिलांग, मानसून शिवालिक, समशीतोष्ण नीलगिरी, मैंग्रोव पश्चिम बंगाल, ये सही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है, तो यहाँ विकिरण से गर्मी आती है, सूर्य के विकिरण के कारण। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम मिलती है, वर्षा मिलती है, क्यों, तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ए बी सी सभी हो जाएगा, ठीक है। मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संग्रहित नहीं होने देता, ये अपतट पवने हैं, सभी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों, तमिलनाडु सूखा रहता है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है,
यहाँ हो जाएगा हास्यमान प्रवृत्ति, हास्यमान प्रवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो यहाँ होगा मौसिन राम और मौसिन राम। ठीक है। कहता है वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, कौन है? कश्मीर से ले हो जाएगा, कश्मीर से ले। ठीक है। भारत के धान के प्रदेश कितना सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है? 100 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी गई और लगेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से वीडियो पाने के लिए। और यहाँ पर करेंट अफेयर भी मिलता है वीडियो, और बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाके पढ़ लीजिएगा, जो जैसा है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हुआ पार्ट 1 हो गया। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया। अब अगला हो जाएगा पार्ट 2 जो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रवाह तंत्र से चलूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।